नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 12th फिजिक्स की तैयारी करा रहे हैं, जो आगामी यूपी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले लगभग 2 यूनिट में कवर कर चुका हूं, और जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा उन वीडियो को, तो पहले उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। और उसमें मैंने लगभग 6 चैप्टर तक सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी, MCQ और सारे न्यूमेरिकल लगभग करा दिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट हैं। और एक बार और उनके न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ अगली 2 यूनिट की, जो मैग्नेट और EMI है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लगभग 11 चैप्टर तक मैं आपको आज इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं वो सारे बता दूंगा। तो आपको वो तैयार करने हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और लगभग 15 मार्क्स के आपको आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। देखिए, तो बात करते हैं पहले चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ जो चैप्टर नंबर 11 तक, 7 से लेकर 11 तक कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, किस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल करने हैं, किस चैप्टर की आपको थ्योरी करनी है, और कौन से टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाने हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 है। इसमें सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो किसने बताया था। तो वैज्ञानिक याद रखना है आपको, उस वैज्ञानिक का नाम था ओस्टेड। ये कई बार बहुविकल्प में पूछा जाता है ना। ओस्टेड याद रखना है। कब किया था इन्होंने? 1820 में किया था। ठीक है, प्रयोग जो किया था विद्युत धारा का, इन्होंने देखा था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो वैज्ञानिक का पूरा नाम है H.C. ओस्टेड, 1820 में। ये आपको याद रखना है। तो ये हुआ इसका पहला टॉपिक, है ना। नॉर्मल डेफिनेशन है, बस याद करके जाना है। इसके बाद इसमें क्या पढ़ना है, चलो देखते हैं। इसके बाद इसमें पढ़ना है हमें बायो-सैवर्ट का नियम। तो बायो-सैवर्ट का नियम क्या बताता है? बायो-सैवर्ट का नियम बताता है कि जब किसी धारावाही तार में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस तार से कुछ दूरी पर, कोई भी दूरी हो, उस दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना उत्पन्न होगा, है ना। ये बायो-सैवर्ट का नियम ही बताएगा। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने अपना एक फॉर्मूला भी दिया है। वो फॉर्मूला क्या है? तो वो फॉर्मूला ये है कि तार में बहने वाली धारा और उस तार का कोई भी अल्पांश लेंगे आइडियल, और साइन थीटा, जो बिंदु पी को, मतलब जो भी बिंदु होगा उसको मिलाने वाली रेखा, और धारावाही चालक तार के बीच बने कोण की ज्या, और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको याद रखना है बायो-सैवर्ट का नियम। अब कैसे ध्यान रखना, देखो ये धारावाही हो गया चालक तार, इसमें प्रवाहित हो रही है धारा। अब धारा जब प्रवाहित करते हैं तो ये हमें पता है कि जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं हम, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसे ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो अब ये कितना उत्पन्न होता है, ये बायो-सैवर्ट के नियम से पता लगेगा हमें। अब देखिए, मैंने बताया ये तार है, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम I, है ना। इससे कुछ दूरी पर हम ले लेते हैं एक बिंदु P, इससे को मिलाने वाली रेखा देखो ये R, और इसके बीच चालक तार के बीच बनेगा कोण थीटा, है ना। अब इसका कोई अल्पांश मान लीजिए, यहाँ पर एक छोटा अल्पांश है DL। तो ये 4 चीज़ें हो गई। तो अब चुंबकीय क्षेत्र धारा के तो अनुक्रमानुपाती है I, जो अल्पांश की लंबाई है उसके भी अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि अगर धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, इस पर डिपेंड कर रहा है ये। अब DL पर भी ऐसे ही निर्भर है। और तीसरा, इसकी जो कोण है, कोण किसका है? देखिए, बिंदु P को मिलाने वाली रेखा ये वाली, है ना, और धारावाही चालक तार के बीच बना कोण और उसकी ज्या, उसके भी अनुक्रमानुपाती है। तो B अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, है ना। और लास्ट रहेगा इनके बीच की दूरी, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये। अब इन चारों को एक साथ कंबाइन कर देंगे हम। जब इन चारों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो डी वी बराबर ये फॉर्मूला बन के आएगा, जहाँ μ0/4 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। ये भी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू याद रखनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? μ0/4 की वैल्यू याद रख के जानी है आपको। μ0/4 का मान होता है 10⁻⁷। ठीक है, और इसका मात्रक भी होगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये μ0/4 का भी मात्रक है और ये μ0 का भी मात्रक है। ऐसा नहीं है कि μ0/4 की यूनिट पूछी जाए तो आप सोचें इसकी यूनिट ये नहीं है, क्योंकि 4 तो इनकी तो कोई यूनिट है नहीं, ना तो पाई की कोई यूनिट है, ना 4 की कोई यूनिट है। ये तो भाई मात्रक विहीन है। तो अब जो μ0 की यूनिट है वही μ0/4 की यूनिट है। ठीक है ना। अब ये थोड़ी ना कि एफ़ की यूनिट तो न्यूटन हो गई और F/2 की यूनिट को चेंज थोड़ी ना होगी, वो भी न्यूटन ही रहेगी। समझ रहे हैं ना। तो इसका बात आपको याद रखनी है कि इसका भी यूनिट जो होगी न्यूटन पर
एम्पियर स्क्वायर होगी। म्यू 0/4 की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई आपकी, याद रखना। और जो म्यू 0 होती है वो निर्वात की चुंबकशीलता है। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, कि निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन 0 और निर्वात की चुंबकीयशीलता म्यू 0, इन दोनों में संबंध भी बताना है। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है, पूरे नोट्स है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसका जो संबंध होता है वो क्या होता है, म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 1/c²। ये संबंध होता है इनमें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। म्यू 0 और एप्सिलॉन नॉट में संबंध जो होता है वो ये है कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो प्रकाश की चाल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, है ना, मतलब बराबर होगी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के। तो यहाँ से संबंध ये बन के आएगा, सी बराबर होगा रूट में 1/म्यू 0 और एप्सिलॉन नॉट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये डेरिवेशन है ही इंपॉर्टेंट, इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है कि ये जो 1/रूट में म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र बताइए। तो विमीय सूत्र निकालने से बेहतर है हमें ये पता होना चाहिए किसके बराबर हैं, ये है प्रकाश की चाल के बराबर। तो हमें ये पता है दो भौतिक राशि जब ही बराबर होंगी जब उनके विमीय सूत्र बराबर होंगे, यानी जो सी का विमीय सूत्र होगा वही इसका विमीय सूत्र होगा। तो सी का विमीय सूत्र हमें पता है कितना होता है, LT-1, यही होता है ना चाल का विमीय सूत्र, तो यही हो जाएगा इनका विमीय सूत्र। अच्छा, इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं, इसके अलावा इसका वर्क कर सकते हैं, इसके अलावा ये कह सकते हैं 1/म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र बताइए, तो कितना हो जाएगा L2T-2, ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। वर्क कर दीजिए, है ना। इसका अपोजिट कर सकते हैं, अपोजिट कैसे करने वाले हैं, इसे ऊपर ले जाएंगे, तो रूट में म्यू 0/एप्सिलॉन 0, तो जो प्लस में था उसे माइनस कर दीजिए और जो माइनस था उसे प्लस कर दीजिए, तो L-1 × T। अब इसका भी एक बार वर्क कर सकते हैं। अब क्या ये पूछ सकते हैं कि म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र बताइए, तो इसका कितना हो जाएगा L-2 और T2, ये वर्क कर दीजिए। समझ गए ना, ये 4 विमीय सूत्र पूछे जा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, या इनमें संबंध पूछा जा सकता है कि निर्वात की विद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध बताइए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, तो इस साल इसके आने की चांस थोड़े कम है। तो अगर इसे आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 100% नंबर चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए हमें, तो हम क्या करने वाले हैं, सभी टॉपिक तैयार करके जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है, यानी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो लास्ट ईयर आया है वो इस साल ना आए, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना आए, लेकिन संभावना तो है ही कि आ जाए। तो इसलिए हम सारे टॉपिक तैयार करके जाएंगे। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट ईयर भी आया था। और वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो B = म्यू 0I/2R होता है। लेकिन एक बात याद रखें, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान चेंज हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, B = म्यू 0 NI/2R। अब 2R क्या होता है भाई, त्रिज्या तो है ही है, R, 2R क्या होता है, व्यास। भाई त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, तो एक फॉर्मूला यहाँ से ये भी बना सकते हैं कि B = म्यू 0 NI/d, ये ठीक है। देखिए, इससे पहले मैं 6 चैप्टर करा चुका हूँ, तो जब 7 चैप्टर हम करेंगे तो उसमें सारे डेरिवेशन विस्तार से देखेंगे। तो मैंने फ़िलहाल आपको ये बताना है कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप नोट कर सकते हैं, तैयार चाहें आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये टॉपिक तैयार करके चले जाएंगे जो मैंने पिछले 6 चैप्टर में बताए थे और ये जो बताने वाला हूँ, तो आप ये मान के चलिए आप आधी फिजिक्स लगभग तैयार कर लेंगे, 30 से 32 नंबर, 35 नंबर तक। अच्छा, न्यूमेरिकल भी करने हैं, ऐसा नहीं है, ये याद रखें कि लगभग 80 से 85 नंबर का आता है पेपर, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि उसमें आधे आधे के न्यूमेरिकल आएंगे, 50% न्यूमेरिकल और 50% थ्योरी। तो ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आप न्यूमेरिकल अवॉइड करके सोचें कि हम आसानी से नंबर ला देंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ थ्योरी ऐसी हैं जो बहुत ही हार्ड आएंगी, कुछ घुमा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे ही मैं फिजिक्स कंप्लीट करा दूंगा तो लगभग 4-6 पेपर आपको सॉल्व करवाऊँगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और कुछ इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट। देखिए, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एम्पियर का परिपथीय नियम। ये तो आप मान के चलिए कि इस साल एग्जाम में आने ही वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे स्थिर वैद्युत में गॉस का नियम है, इसी प्रकार ये चुंबक में एम्पियर का परिपथीय नियम है, ठीक है। इन दोनों नियमों की आप तुलना भी करके जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, ना तो ये पूछे ना उसे पूछे, दोनों में कंपेयर करवा ले कि गॉस के नियम और एम्पियर के परिपथीय नियम में तुलना कीजिए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों नियम कैसे कैसे लागू होते हैं। इसे मैं आगे विस्तार में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप याद रखें कि ये टॉपिक आपको कवर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल इसके आने की संभावना बहुत अधिक है, ठीक है। एम्पियर का परिपथीय नियम होगा ये
बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू जीरो आई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नियम है ये एम्पियर का परिपथीय नियम। अच्छा, इसके बाद आपको याद रखना है एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग है ये, जो मुझे लगता है इस साल इन दोनों में से कोई एक आने वाली है, या तो एम्पियर का परिपथीय नियम आए या अनंत लंबाई के धारावाहिक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र आए। तो ये दोनों डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जानी है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। ठीक है, अनंत लंबाई के धारावाहिक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, फॉर्मूला है बी बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 2πr, ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुए चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 8 के लिए। देखिए, जो चैप्टर 8 है वो थ्योरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना न्यूमेरिकल के लिए है। आप ये मान के चलिए कि इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आने ही वाला है, ज़रूर आने वाला है। हो सकता है MCQ क्वेश्चन आ जाए कि गतिमान आवेश जो होगा वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार गति करेगा, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि यह चैप्टर थ्योरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना न्यूमेरिकल के लिए है। तो इसमें फिर भी हम पढ़ लेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक उसके प्रभाव का अनुभव कर सके, वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो वो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अलावा हमें ये पढ़नी है चुंबकीय ज्यामिति लंबाई भी पढ़ लेनी है, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है ये पढ़ लेना है, ध्रुव सामर्थ्य पढ़ लेनी है। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो हम तैयार कर लेंगे, है ना। कि किसी चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति है जिससे वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसको और उसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, उसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको तैयार करके जानी है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्हें तो पढ़ ही सकते हैं हम, इतना बड़ी बात नहीं है। फिर है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखा क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखा होती हैं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करती हैं। सेम टू सेम लगभग ऐसी ही हैं जैसे वैद्युत बल रेखा है, वो भी निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखा थी। लेकिन हमें यहाँ पर ये याद रखना है जो चुंबकीय बल रेखा होती हैं वो बंद वक्र होती हैं, और जो वैद्युत बल रेखा होती हैं वो खुला वक्र होती हैं। इनमें दो ही अंतर हैं जो आपको याद रखने हैं। और दूसरा अंतर क्या है? जो चुंबकीय बल रेखा होती हैं वो किसी पदार्थ में किसी भी कोण पर आ सकती हैं, किसी भी कोण पर जा सकती हैं। लेकिन वैद्युत बल रेखा जो होती हैं वो किसी पृष्ठ में 90 डिग्री पर ही प्रवेश करेंगी, 90 डिग्री पर ही बाहर निकलेंगी। ये दोनों गुण आपको याद रख के ही जाने हैं, है ना, बिल्कुल नहीं भूलने हैं। लगभग बाकी गुण लगभग एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों इनमें अंतर है, तो ये आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखा की डेफिनेशन हो गई, चुंबकीय बल रेखा के गुण हो गए। अच्छा, बल रेखा के गुण से कुछ ना आए तो क्वेश्चन तो आ ही सकता है, बहुविकल्प क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर डेफिनेशन नहीं भी आती है तो MCQ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो चुंबकीय बल रेखा और वैद्युत बल रेखा में अंतर पूछ सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ आप पढ़ के जाएंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे, बिल्कुल नोट डाउन। इसमें मैंने गुण लिख दिए हैं, जैसे बंद वक्र होती हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, घनत्व अधिक होता है तो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और घनत्व कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होगा। वो कब होगा? देखिए, जो चुंबकीय बल रेखा होती है ये होती है हमारे पास चुंबक। मान लीजिए ये इसका पोल है नॉर्थ एन और ये साउथ। तो चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, एक बात तो ये आप याद रखेंगे, ऐसे चलती हैं, और अंदर चलती हैं साउथ से नॉर्थ। बंद वक्र होती हैं तो बंद होंगी पूरी। जो चुंबक के बाहर चलेंगी ये उत्तर से दक्षिण की ओर, और चुंबक के अंदर चलती हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। एक बात तो याद रखनी है। ठीक है, अब मान लीजिए जो ये ध्रुव के समीप होती हैं, यहाँ पर ये कोना जो है, यहाँ ये दोनों कोने, यहाँ पर तो ये पास पास होती हैं, तो घनत्व डेंसिटी अधिक हो गई, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। और यहाँ पर ये जो बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा दूर दूर होती हैं। जब यहाँ दूर दूर होती हैं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कमज़ोर होगा, ये आपको याद रखना है। इसलिए आप कोई भी चीज़ चुंबक से चिपकाते हैं तो वो यहाँ चिपकने की बजाय कोने की तरफ जल्दी चिपकेगी, यानी कि अगर आप बीच में भी रखेंगे तो भी वो सिरे पर ही जाकर चिपक जाएगी, ये आपको याद रखना है। तो ये होगी चुंबकीय बल रेखा और उसके गुण आपको याद रखने हैं। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर से। देखिए, इसके बाद इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कण वृत्ताकार पथ में चलता है। इसके 3 टॉपिक हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये है, फर्स्ट टॉपिक, कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या विसमांतर प्रवेश करता है। पहली कंडीशन तो ये है ना, कि जब समांतर और या विसमांतर प्रवेश करे तो वो कैसे पथ पर चलेगा? वो चलता है सरल रेखा में। एक बात तो याद रखना, वो सरल रेखा में क्यों चलेगा? ठीक है, तो पहले सरल रेखा के देख लीजिए वो क्यों चलेगा। समांतर का मतलब है थीटा बराबर हो गया 0, यानी वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश किया। विसमांतर मतलब थीटा बराबर हो गया 180। ठीक है, या तो समांतर मतलब 0, विसमांतर मतलब 180। जब इन दोनों कंडीशन में ही वो प्रवेश करेगा तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 हो गई और साइन 180 की वैल्यू भी 0 हो गई। जब दोनों वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब है इस पर कोई बल कार्यरत नहीं होगा,
जब बल ही नहीं लगेगा तो जैसा वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा ऐसा ही सीधा वो चला जाएगा। तो इसलिए उसका पथ होगा सरल। देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो वेग के दोनों घटक सक्रिय होते हैं। आपको पता होना चाहिए ये वाली बात। देखो कैसे, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसमें मान लीजिए कण आया, तो कण ये होगी दिशा, है ना, एक ही हो गया। तो वेग के दो घटक बने, एक तो बना v sin थीटा और एक बना v cos थीटा, है ना, ठीक है। तो v cos थीटा का काम होता है कण को आगे की ओर धकेलना, और v sin थीटा उसे चाहता है गोल घुमाना ऐसे। ये बात आपको याद रखनी है, v sin थीटा घुमाएगा गोल और v cos थीटा उसे सीधा आगे धकेलेगा, ठीक है। तो जब जीरो पे प्रवेश किया तो cos जीरो की वैल्यू 1 हुई, तो बल तो उस पर लगा लेकिन वो क्षेत्र की दिशा में ही लगा, तो वो ऐसा माना जाता है कि उस पर बल नहीं लगा है, ठीक है। लेकिन जब वो लंबवत प्रवेश करेगा तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो v sin थीटा यानी sin 90 की वैल्यू 1 होगी, तो उस पर बल लगेगा F बराबर QVB, ये बल लगेगा, है ना। तो ये बल तो लगा, लेकिन क्योंकि आगे धकेलने वाला कुछ नहीं है तो वो गोल घूम जाएगा। जब गोल घूमेगा तो इसका मतलब वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। कब? जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, यानी थीटा बराबर 90। भाई ये बात याद रखनी है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये बहुविकल्प के लिए, कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा, तो उसका पथ होगा वृत्ताकार लंबवत में। अच्छा, समांतर में होगा सरल रेखा। अब तीसरी कंडीशन और रहेगी कि ना तो वो समांतर प्रवेश करे और ना वो लंबवत प्रवेश करे, तो कैसा होगा, तो उसका पथ कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि v cos थीटा उसे आगे धकेलेगा और v sin थीटा उसे गोल घुमाएगा, तो ये हो जाएगा उसका पथ। इस पथ को बोलते हैं कुंडलिनी पथ, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, तीनों बात आप ठीक से पढ़ के जाएंगे। सारे फॉर्मूले r बराबर mb/qb है, t बराबर 2πm/qb है, तो ये सब पढ़ेंगे और इसके आधार पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और न्यूमेरिकल में कराऊंगा अभी सारे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। और जो आपके न्यूमेरिकल नहीं हुए हैं तो मुझे कमेंट में पिन कर सकते हैं, मैं वहाँ से देख के आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पथ का पिच भी याद रखना है आपको, ये जो पथ का पिच होता है, ठीक है, इसे जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम कंप्लीट कवर करेंगे। इसके अलावा देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। देखिए, इसके अलावा है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। डी यहाँ पर दूरी है दो तारों के बीच की, दो तार हैं, ठीक है। दो तारों के बीच की दूरी मान लीजिए, जो इसमें डी दे रखे, डी दूरी है। तारों की लंबाई L है, एक में धारा I1 है, एक में I2 धारा है दूसरे में, तो इनके बीच कितना बल लगेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है। ये डेरिवेशन कई बार एग्जाम में आई है, तो इसे आप अच्छे से भी करके जाएंगे, और इसके आधार पर जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन्हें भी आप अच्छे से करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मान के चलिए कि इस टॉपिक से सवाल आता ही आता है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, F बराबर μ0/2πI1I2/D/L। अच्छा, समान दिशा में अगर दोनों तारों में धारा होगी, ये मान लीजिए दो तार हैं और दोनों तारों में धारा समान दिशा में है, तो मान लीजिए इनके बीच आकर्षण बल होगा। अगर विपरीत दिशा में है तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल होगा। ये बात आपको याद रख के चलनी है, ठीक है। समान दिशा में धारा होगी तो तारों में आकर्षण होगा, और विपरीत दिशा में धारा होगी तो तारों में प्रतिकर्षण होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है आपके लिए। गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र थ्योरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध नंबर की कोई डेफिनेशन आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो ये मान के चलिए आपके न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आने ही वाला है। तो न्यूमेरिकल इस चैप्टर के आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर को देख लेते हैं आप। देखिए, चैप्टर नंबर 9 है चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय द्विध्रुव, और इसमें जो पहली डेफिनेशन है वो है धारा मापी की धारा संवेदनशीलता भी कह सकते हैं, सुग्राहिता भी बोल सकते हैं, है ना। धारा मापी की धारा सुग्राहिता आता है पेपर में लिखा हुआ, तो संवेदनशीलता भी आ जाए या सुग्राहिता आ जाए, जो भी आ जाए आपको तो ये ध्यान रखना है कि हमें क्या लिखना है। तो धारा मापी की धारा सुग्राहिता क्या होती है, कि धारा मापी में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहलाती है ना। ये आपको याद रखनी है जरूर, बिल्कुल। और ये φ/I, फाई लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, विक्षेप जो लेंगे फाई लेंगे, तो φ/I लेंगे, है ना। तो ये पढ़ाएंगे और विस्तार से जब टॉपिक पढ़ाएंगे। तो पहली बात ये डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। दूसरा टॉपिक ये है धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। तो ये दोनों टॉपिक आपको याद करके जाने हैं। वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टता संवेदनशीलता एक ही बात होती है। कभी कभी हम शब्द से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछा वही जाता है जो हमें याद है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये भी वही बात है, यानी वोल्टता संवेदनशीलता भी वही है, वोल्टेज सुग्राहिता भी वही है। ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, एक एक नंबर के लिए। तो दोनों डेफिनेशन अच्छे से तैयार करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। इसमें भी इतने टॉपिक नहीं है थ्योरी के, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आने की संभावना ज़्यादा रहेगी चैप्टर नंबर 9 से, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे धारा मापी क्या होता है, कितनी धारा माप लेता है,
धारामापी को मीटर में कैसे बदलते हैं, धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसके आधार पर न्यूमेरिकल पढ़ने हैं सारे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आगे। देखिए अगला टॉपिक वही है कि धारामापी को मीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं। तो आपको याद रखना है कि मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रतिरोध कम करना है। प्रतिरोध कम करना है तो समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ दीजिए, क्योंकि हमें पता है समांतर क्रम में ऐसे जोड़ते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे जोड़ते हैं ना। तो इतना याद रहेंगे कि धारामापी का जो प्रतिरोध मतलब अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, हमें प्रतिरोध कम करना है तो समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ दीजिए। और कैसा प्रतिरोध जोड़ना, कम प्रतिरोध जोड़ना है, तो कम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। याद रखना है इस निम्न प्रतिरोध यानी निम्न प्रतिरोध का जो तार होगा उसे धारामापी की जो कुंडली है उसके समांतर क्रम में लगाते हैं, और उस निम्न प्रतिरोध के तार को संट बोलते हैं, संट। और संट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है S = IG, यानी धारामापी में धारा बटे I - IG और इंटू G, ये फॉर्मूला होता है ना। IG क्या है, धारामापी में धारा, I क्या है, अमीटर का परास, और G क्या है, धारामापी का प्रतिरोध, है ना। इसके आधार पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो आपको तैयार करके जाने हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अगला टॉपिक है चुंबकीय आघूर्ण, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य और उस चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है, M = M × 2L। और दूसरा फॉर्मूला ये बनता है M = IA। तो ये दोनों ही याद रखने हैं और विस्तार से इसे पढ़ने वाले हैं हम आगे, और न्यूमेरिकल करने हैं इस चैप्टर के ज़रूर, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला टॉपिक और देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये थोड़ी सी बड़ी डेरिवेशन है, 1 या 2 नंबर की आ सकती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। डेरिवेशन आपको तैयार करनी है, W = MB cos θ1 - cos θ2। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये करना है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़नी है और न्यूमेरिकल इस चैप्टर के आपको तैयार करने हैं, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 10 है चुंबकत्व। तो अब इस चैप्टर में मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में से एक डेफिनेशन आपको पक्की एग्जाम में मिलने वाली है, और इसमें बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं सारी। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की है, चुंबकन की तीव्रता है, चुंबकीय तीव्रता है। तो आप ये मान के चलिए चैप्टर नंबर 10 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुल 5 हमारे पास डेफिनेशंस हैं जो हमें तैयार करके जानी है, 5 डेफिनेशन, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, पहले ये पता हो कि एक चुंबकीय क्षेत्र में हम पदार्थ रखते हैं, है ना, कोई भी, ये बी में रख दिया, तो इस पदार्थ में एक चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस स्थान पर 2 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। मैंने बताया ना, ये पदार्थ रखा चुंबकीय क्षेत्र में, अब इसने इसे चुंबकित किया तो ये चुंबकित हो गया। अब इसने भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, यानी कि ये 2 चुंबकीय क्षेत्र बने। कौन कौन से, एक तो जिसने पदार्थ चुंबकित किया है, और एक जो चुंबकित पदार्थ से उत्पन्न हुआ है, 2 हो गए ना भाई। इसने तो इसे चुंबकित किया, इसने अपना उत्पन्न कर लिया, तो B1 + B2, इन दोनों का योग कहलाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ओके, ठीक है। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है चुंबकन की तीव्रता। ये आपको याद रखनी है कि पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, पदार्थ जो भी पदार्थ है हमारा, हमने जो उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा था, तो उसके प्रति एकांक आयतन में, उसका जो आयतन है उसके प्रति एकांक आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है, वो कहलाता है चुंबकन की तीव्रता। M से डिनोट करेंगे उसे, ठीक है। I से डिनोट करते हैं, वैसे I से डिनोट कर लेंगे, जो बुक में दिया है वो I है तो I लिख लेंगे। M से चुंबकीय आघूर्ण को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, तो इसलिए अच्छा, कहीं कहीं चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी बुक में दिया है आप उसे लिखेंगे, या आप जहाँ से पढ़ रहे हैं जो आपको याद है वही लिखने वाले हैं। तो चुंबकन की जो तीव्रता होती है वो I होती है ना, ठीक है। इंटेंसिटी, I फॉर इंटेंसिटी, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं इसका। देखिए अगला टॉपिक है चुंबकीय तीव्रता। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसका मतलब है कि जिसके द्वारा पदार्थ चुंबकित हुआ है। भाई 2 चुंबकीय क्षेत्र थे ना वहाँ, एक ने, जिसने पदार्थ ने चुंबकित मतलब पदार्थ को जो चुंबकित किया है जिस क्षेत्र ने, उसकी तीव्रता जो होगी वो कहलाती है चुंबकीय तीव्रता। ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले H से इसे डिनोट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। H से इसकी फॉर्म वैल्यू होती है Ni/2R, ये याद रखेंगे। ये फॉर्मूले हैं, एम्पियर पर मीटर का मात्रक होगा, ठीक है, ये याद रखने वाले हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगला टॉपिक है चुंबकीय प्रवणता। देखिए जो चुंबकीय प्रवणता होती है इसे चुंबकीय प्रवृत्ति भी बोलते हैं। तो काई से डिनोट करते हैं इसे, तो काई = काई ऐसे बनाते हैं, ये सीधा डंडा ये तिरछा कर देंगे, है ना। तो काई बराबर होगा I/H। अब इसमें बात आपको क्या याद रखनी है, जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है इसे चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं, ठीक है।
चुंबकीय प्रवणता भी लिखी हुई आ सकती है, चुंबकीय प्रवृत्ति भी लिखी हुई आ सकती है। अब इसका मैटर क्या है, इसका मैटर ये है कि अगर काई का मान ऋणात्मक हो, पहली बात याद रखनी है इसकी, काई की वैल्यू नेगेटिव है तो जो पदार्थ होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा, है ना, ये भी आपको पढ़ने हैं पदार्थ प्रतिचुंबकीय। ठीक, अगर काई का मान है धनात्मक और छोटा, भाई प्लस है और छोटा है, तो पदार्थ जो होगा वो अनुचुंबकीय होगा, है ना, अनुचुंबकीय। अगर काई का मान कैसा है, काई का मान है धनात्मक भी है और बड़ा भी है, तो काई का मान जब ये पोजीशन है तो ये आप मान के चलिए क्या होगा, फिर वो पदार्थ हो जाएगा लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय। ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है काई की, ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए भी। ठीक है, ठीक है, तो ये डेफिनेशन से आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखनी है आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकशीलता, ये दोनों डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। आप लिख लेंगे, एक तो चुंबकशीलता पढ़नी है, एक आपेक्षिक चुंबकशीलता पढ़नी है। ठीक है, इस चैप्टर से आप मान के चलिए ये 5 या 6 डेफिनेशन हैं और एक डेफिनेशन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी, आप लिख लेंगे, इन्हें ज़रूर लिख लेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखें, जो पेपर होता है कभी कभी बहुत टफ बना देते हैं, कभी पेपर मॉडरेट बनाते हैं, कभी पेपर ईजी बनाते हैं। तो अगर ईजी पेपर बनाएंगे तो यहाँ से डेफिनेशन आसानी से ले लेंगे, अगर पेपर मॉडरेट बनाएंगे तो भी ले लेंगे, लेकिन अगर पेपर उन्हें टफ बनाना है तो यहाँ से कोई टॉपिक नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन को घुमाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चंस। देखिए, इसके अलावा आपको ये पढ़ने हैं पदार्थों के प्रकार। 3 प्रकार के पदार्थ हैं, पदार्थ प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। ये तीनों पढ़ लेंगे। प्रतिचुंबकीय कौन से पदार्थ होते हैं, जिन्हें दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में भी रखते हैं, मतलब फिर हाँ दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो चुंबक से पीछे हट जाते हैं, वो दुर्बल नहीं सॉरी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में भी रखेंगे तो वो चुंबक से पीछे की ओर हटते हैं, विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय थोड़े से चुंबक की ओर आगे चलेंगे, है ना, हल्का सा चुंबकित होते हैं चुंबक की दिशा में। और जो लोह चुंबकीय हैं वो प्रबलता से चुंबकित होते हैं। दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में भी रखेंगे ना तो वो तेज़ी से चिपक जाएंगे चुंबक से, तो वो लोह चुंबकीय पदार्थ होंगे। आपको याद रखने तीनों, और इन तीनों के जो एग्जाम्पल्स हैं वो ज़रूर पढ़ के जाएंगे आप। ये मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि आपको एग्जाम्पल ज़रूर याद करके जाने हैं, जिससे एमसीक्यू में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट। अब बात करते हैं 11 की। देखिए, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, एक तो फैराडे के नियम पढ़ने हैं। फैराडे के 2 नियम हैं और दोनों ही नियम पढ़ने हैं। ये जो लिखा हुआ है सेकंड नियम लिखा हुआ है, लेकिन आपको फर्स्ट नियम भी पढ़ना है। पहली बात तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी रखेंगे कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। दोनों शब्द याद रखेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EMF, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ना, विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, यह घटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन करने पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वह तब तक उत्पन्न रहता है जब तक फ्लक्स में हम परिवर्तन करते रहते हैं, है ना, यानी चेंजमेंट। याद रखना, फर्स्ट नियम बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंड नियम भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नियम बताता है कि विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा, सेकंड नियम बताता है विद्युत भाग बल कितना उत्पन्न होगा, तो उसने बताया फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है ना, तो ये भी याद रखना है। इसे ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से, हाँ यहाँ लिखा हुआ है एप्सिलॉन। तो फैराडे के दोनों नियम तैयार करने हैं, मैं आपको स्पेशली तैयार कराऊंगा ये चैप्टर। तो फैराडे के दोनों नियम तैयार करके जाने हैं और लेंज का नियम भी तैयार करके जाना है। ठीक है, लेंज का नियम ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम क्या कहता है कि किसी कुंडली में प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा सदैव वह होती है या वह ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। तो लेंज का नियम अभी आपको याद करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। और लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं वो थोड़े से। देखिए ये टॉपिक भी हैं इसके कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी देखना है, विद्युत भाग बल भी पढ़ना है। इसके अलावा क्या पढ़ना है, इसके अलावा हमें पढ़ना है स्वयं प्रेरण। स्वयं प्रेरण क्या होता है कि जब किसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं उसमें प्रेरित विद्युत भाग बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, घटना स्वयं प्रेरण की कहलाती है। जब यह घटना एक ही कुंडली में होगी तो स्वयं प्रेरण होगी, सेल्फ इंडक्शन, यानी इसी में परिवर्तन करेंगे, इसी में ई उत्पन्न होगा या धारा उत्पन्न होगी, तो घटना स्वयं प्रेरण की है। अब स्वयं प्रेरण में हमें स्वयं प्रेरक भी पढ़ना है जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है, स्वयं प्रेरक, तो इसे बोलते हैं एल, है ना। इसके अलावा इस चैप्टर में पढ़ना है अन्योन्य प्रेरण। क्या पढ़ना, अन्योन्य। देख लीजिए यहाँ से विद्युत वाहक बल का ये फॉर्मूला बनेगा कि E बराबर -KL/DI/dt। और फिर इसके बाद पढ़ना अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण में क्या होगा, दो कुंडली होंगी, ये दो कुंडली हैं, एक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन करेंगे, दूसरे में विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा, घटना कहलाएगी अन्योन्य प्रेरण की। जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण पर ही आधारित है, इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक आपको तैयार करके जाने हैं। ठीक है,
जो ये अन्योन्य प्रेरण है, इसमें अन्योन्य प्रेरक भी तैयार करेंगे। इनका मात्रक हेनरी होता है। ये सब चीज़ें आपको तैयार करके जानी है। तो विस्तार से मैं इन्हें आपको तैयार कराऊंगा चैप्टर को। ये मान के चलिए कि आपके 5 फरवरी तक मैं सारे चैप्टर तैयार करा दूंगा, फर्स्ट और सेकंड के दोनों के मिला के। फिर उसके बाद हम तैयार करेंगे, कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।